Assalamualaikum dear students. So now continuation of GI track. Now we are going to talk about anatomy और ये वाला पोर्शन मेरा बड़ा फेवरेट है। हमने रेट्रोपेरिटोनियम और इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है और कि हमें पता हो कि किस तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहली बात, व्हाट इज पेरिटोनियम? अली तौफीक, व्हाट इज पेरिटोनियम? सरमद, सर ये व्हाट एक इज? लेयर होती है जो कवर कर रही होती है ऑर्गन्स को, और ठीक इसकी है, भी आगे दो लेयर्स होती हैं, एब्डोमिनल एक एब्डोमिनल विसरल और विसरास को पैराइटल। कवर एब्डोमिनल विसरास को जी कवर कर रही होती है। बताओ सलमान, व्हाट इज पेरिटोनियम? तो कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। ठीक। सो बेसिकली पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल लाइनिंग को इसको एब्डोमिनल लाइनिंग भी कहते हैं। और ये क्या करती है कि ये एब्डोमिनल कंटेंट्स को क्या करती है? कवर कर रही होती है। इसके दो पोर्शन होते हैं। पेरिटोनियम के कितने पार्ट्स होते हैं? पेरिटोनियम के दो होते हैं। एक होता है दो। पेराइटल, एक होता है पेराइटल पेरिटोनियम और एक होती है विसरल पेरिटोनियम। और इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल स्पेस होती है और उस पोटेंशियल स्पेस को क्या कहते हैं? पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। इस पोटेंशियल स्पेस को कहते हैं पेरिटोनियल स्पेस। और यहाँ पर कभी कभी पेरिटोनियल फ्लूइड एक्युमुलेट होने लग जाता है, जिसको जिसको फिर हम एसाइटिस कहते हैं। ठीक हो गया जी। नो, आसान सी बात है। जिन ऑर्गन्स के ऊपर जो है ये लेयर होगी उनको हम क्या कहेंगे? इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। और जिन पे नहीं होगी उनको क्या कहेंगे? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स की, अबाउट रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स की। So what are the retroperitoneal organs? Those abdominal organs, those viscera which lie outside of the peritoneum. And what is peritoneum? It is the visceral. It is basically a serous membrane which covers the abdominal cavity, abdominal viscera. ठीक है जी। तो एक छोटी सी स्टोरी है इसके लिए, और वो स्टोरी क्या है? दो दोस्त थे, दो दोस्त थे और वो सुबह सवेरे सैर को चले। दो दोस्त सुबह सवेरे सैर को चले। सैर पे जाने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेनकेक्स खाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेनकेक्स खाए। तो दो दोस्त थे, सुबह सवेरे सैर को चले। सैर पे जाने से पहले उन्होंने पेनकेक्स खाए। उन्होंने कहा कि आज हम अलार्चा जाएंगे और वहां पे जा करके हम हाइकिंग करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हाइकिंग में पहाड़ी की तरफ असेंड किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ऑब्वियसली डिसेंड भी करना था क्योंकि आजकल बर्फबारी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर तो नहीं रह सकते रात को। तो उन्होंने पहाड़ी पर असेंड किया सबसे पहले, और फिर उन्होंने क्या किया जनाब? डिसेंड किया। अब जब डिसेंड किया उसके बाद जो पहले एक दोस्त था उसने कहा कि यार कोई पेनकेक्स में गड़बड़ थी, तो मुझे तो जो है वो वॉशरूम जाने की तलब हो रही है। तो वहां पर जो है वो क्या किया उसने कि वो वॉशरूम यूज करने के लिए गया। और वॉशरूम में जा करके उसने ना सिर्फ डेफिकेट किया बल्कि उसने क्या किया जनाब? यूरिनेट भी किया। उसने क्या किया जनाब? यूरिनेट भी किया। ठीक है जी। अब डेफिकेट किया और यूरिनेट किया। ठीक है। अच्छा, इतने में उसकी नजर पड़ी जनाब पीछे एक गार के ऊपर। देयर वाज अ केव। वहां पर एक केव थी और उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी और वो थोड़ा सा डर गया। जब वो डर गया, केव को देख के जब वो डर गया, तो मुझे बताएं, जब इंसान डरता है तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ होगा मेरे ख्याल में, कि नहीं? है ना? यस सर। और हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है कि देयर आर बेसिकली देयर आर सुप्रारेनल ग्लैंड्स ओवर किडनी। देयर आर सुप्रारेनल ग्लैंड्स ओवर किडनी। इनको कहते हैं हम सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड्स। वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो वापस आते हैं। दो दोस्त थे, ड्यूडेनम। दो दोस्त है, ड्यूडेनम। दो हैं तो फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ कर लेते हैं। सुबह सवेरे उन्होंने पेन केक खाए, पेनक्रियाज।
उन्होंने असेंड किया, असेंडिंग कोलॉन, उन्होंने डिसेंड किया, डिसेंडिंग कोलॉन, उन्होंने डेफिकेट किया तो ऑब्वियसली दे यूज्ड देयर रेक्टम, ठीक है। उन्होंने यूरिनेट किया, यूरिन बनती है किडनी में और यूरिन एक्सक्रीट होती है थ्रू यूरेटर। उनका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, एड्रेनल ग्लैंड, और केव देख के वो डर गए तो इंफीरियर वेना केवा। तो duodenum, pancreas, ascending colon, descending colon, rectum, kidney, ureter, inferior vena cava, adrenal gland, all of them are retroperitoneal organs, except them are peritoneal, intraperitoneal organs. So what is the importance of this thing? फर्स्ट स्टेप 1 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड जो होती है वो फिर आइडेंटिफाई आसानी से हो जाती है। रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड को कंसील्ड ब्लीड कहते हैं। ये सही तरीके से आप देख नहीं सकते। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि एक बंदे को बुलेट लगी और उस बुलेट ने जा करके उसके असेंडिंग कोलॉन को हिट किया, तो मुझे बताएं कि इसकी ब्लीडिंग के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे या फास्ट स्कैन करेंगे, तो वो फास्ट स्कैन या वो अल्ट्रासाउंड पे हमें वो ब्लीडिंग इंट्रापेरिटोनियल मिलेगी, रेट्रोपेरिटोनियल मिलेगी? रेट्रोपेरिटोनियल मिलेगी। एक बंदे को स्प्लीन उसकी रप्चर हो गई है, इंट्रा रेट्रो? इंट्रा। एक बंदे का लिवर डैमेज हो गया, इंट्रा रेट्रो? बंदे की इलियम डैमेज हुई है, इंट्रा रेट्रो? बंदे का ट्रांसवर्स कोलॉन डैमेज हो गया, इंट्रा रेट्रो? एक बंदे का ड्यूडेनम रप्चर हो गया है या ड्यूडेनम में बुलेट लगी है, इंट्रा रेट्रो? बंदे का पेनक्रियास डैमेज हुआ है, इंट्रा रेट्रो? रेट्रो। तो अब आपको समझ आई हाउ डज इट गोना वर्क? इट गोना वर्क लाइक के ये सारे ऑर्गन, दो दोस्त थे, सुबह सवेरे पेनकेक्स खाए और फिर वो सैर को चले। सैर के लिए उन्होंने लार्चा का पॉइंट डिसाइड किया, पहले उन्होंने असेंड किया, फिर उन्होंने डिसेंड किया, फिर पेनकेक की वजह से उनका पेट खराब हो गया, वो यूरिनेट डेफिकेट करने के लिए चले गए और वहां पर एक गार को देखकर वो डर गए, जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनका एक्टिवेट हुआ बिकॉज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। मुश्किल है? लड़कों मुश्किल है? ओ सर। तो चलें फर्स्ट एड पे जाके देखते हैं जो हमने बातें की हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले आते हैं एड्रेनल ग्लैंड, इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा का थोड़ा सा पार्ट जो है वो एब्डोमेन के अंदर, जो एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा दोनों आप कर लें, एओर्टा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो देन ड्यूडेनम, पेनक्रियास, यूरेटर, कोलॉन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, किडनीज, इसोफेगस का थोरेसिक पोर्शन एंड रेक्टम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मुश्किल तो नहीं है? So No, sir. retroperitoneal posterior outside to the peritoneal cavity. Injuries to the retroperitoneal structure can cause blood or gas accumulation in the retroperitoneal space. That's it. ठीक है जी शहजादो, चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लिगामेंट्स की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तमाम जितने भी लिगामेंट्स हैं इसके जीआई ट्रैक के, बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल कौन कौन से वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे मेनली, ठीक है जी। सबसे पहले आता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये बेसिकली क्या करता है, ये लिवर को अटैच करता है टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके अंदर लिगामेंटम टेरस हेपेटस होता है, और लिगामेंटम टेरस हेपेटस जो है ये डेरिवेटिव है फीटल उम्बिलिकल वेन का। किसका जनाब? फीटल उम्बिलिकल वेन का। हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट नाम से शो हो रहा है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट लिवर को अटैच करता है विद दी हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ इसके पीछे, वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो इट, बहुत आसान है। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज पोर्टल ट्रायड, और पोर्टल ट्रायड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं जनाब? एक होता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, कॉमन बाइल डक्ट। लिवर को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या है? हेपेटिक आर्टरी,
यस और नो? Yes, sir. लेट्स से आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं लिवर के ऊपर और बंदे को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप इस मेन आर्टरी को कंप्रेस कर दें तो क्या ब्लीडिंग रुक सकती है? यस और नो? यस तो क्या आसान Yes, नहीं होगा कि आप आराम सुकून से सेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को पकड़ लो और उसको कंप्रेस कर दो किसी क्लैंप के साथ, ताकि ब्लड ही ना आए, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी? यस सर। लेकिन सर लीवर अफेक्ट नहीं होगा ब्लड फ्लो जब नहीं जाएगा? वो अफेक्ट तो होगा, बट देयर इज रिवर्सिबल इंजरी ना शहजादे। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारी जिंदगी के लिए आप उसको वापस ब्लड जाने ही नहीं देना। आपने सोर्स ऑफ ब्लीडिंग आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने खत्म करना है और उसके बाद आपने छोड़ देना है। ये तो वक्ती तौर पे आपको उससे ब्लीडिंग को रोकना है फॉर दैट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। स्प्रिंगल मैन्यूवर कहते हैं इसको, कि इस लिगामेंट को आपने क्या करना होता है कि इस लिगामेंट को आपने मैन्युअली क्या करना होता है कि हाथों के साथ आप इसको कंप्रेस कर सकते हो या किसी वेस्कुलर क्लैंप के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, उससे उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर दोगे। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट को समझने से पहले मैं आपको स्टोमक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये स्टोमक है और इसकी जो आउटर मोस्ट वॉल ये वाली है ब्लू लाइनिंग वाली, और एक ये है पर्पल लाइनिंग वाली। ब्लू लाइनिंग वाले को क्या कहते हैं हम? लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। और इसको क्या कहते हैं पर्पल वाली को? ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है जी। लिवर टू लेसर कर्वेचर के नाम, उसका नाम क्या है जनाब? हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट है हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट क्या करता है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन यानी कि ग्रेटर कर्वेचर से कहां जाकर के बनता है? टूवर्ड्स ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो ये भी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक से निकलता है और स्प्लीन की तरफ जाता है। और इसके अंदर जो होती हैं ब्लड वेसल, वो शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स होती हैं। प्लस इट आल्सो कंटेन दी दी गेस्ट्रो एपिपोलिक वेसल्स। या आगे मैं जब कंप्लीट ब्लड सप्लाई पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एपिपोलिक वेसल्स का क्या मतलब है। अच्छा, हेपेटोगैस्ट्रिक यानी कि लिवर से जो लेसर कर्वेचर की तरफ आ रहा लिगामेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, और it may be cut during surgery etc. It is derivative of ventral mesentery etc. छोड़। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट बेसिकली इसके अंदर गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ये आपने याद रखें कि ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम के कौन कौन से लिगामेंट्स पार्ट हैं। ठीक है, ठीक है। आखिरी स्प्लीनो रेनल लिगामेंट, बेसिकली स्प्लीन से ये लेफ्ट पैरारेनल स्पेस की तरफ जाता है। इसमें स्प्लेनिक आर्टरीज और वेन होती है, प्लस इसमें टेल ऑफ पेनक्रियाज होती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियाज बाय द वे? टेल ऑफ बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज इनरिच्ड विद द बीटा सेल्स। ठीक है, नाउ हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। और हिस्टोलॉजी में हमने क्या बात करनी है? हिस्टोलॉजी के ऊपर हमने बात ये करनी है कि किस तरीके से जीआई ट्रैक के अंदर लेयर्स होती हैं। एक बात याद रखिएगा, पूरे जीआई ट्रैक में राइट फ्रॉम द एसोफेगस till the end of anal canal there are basically, अगर इसको आप कट सेक्शन लोगे तो there are four basic layers। और उन 4 बेसिक लेयर्स के नाम क्या क्या हैं? लेट्स से ये हमने इसोफेगस ले ली, ये आपके सामने एक इसोफेगस है, और इस इसोफेगस में आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इनर मोस्ट साइड पर जो चीज होगी उसको आप क्या कहेंगे? म्यूकोजा। म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे क्या होगा? सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के नीचे क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा जनाब? मस्कुलैरिस इंटरना मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। और इसके बाद आखिर में क्या होगा फिर? ओके, इसके बाद होगा सीरोजा या
एडवेंटिशिया। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये सिरोजा है या एडवेंटिशिया है? एडवेंटिशिया रेट्रोपेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल अगर कोई ऑर्गन होगा तो उसके बाहर वही लेयर को हम सिरोजा कहेंगे, और अगर कोई रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होगा तो उसके बाहर हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशिया कहेंगे। तो लिवर के बाहर सिरोजा एडवेंटिशिया है? सिरोजा। ठीक है, चले म्यूकोजा की तरफ अगर हम आए तो म्यूकोजा में क्या होता है? म्यूकोजा में सबसे पहले आपके पास म्यूकोजा में सबसे पहले देयर इज एपिथेलियम। एपिथेलियम के साथ में होता है लेमिना प्रोपरिया। लेमिना प्रोपरिया इज बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू, और लेमिना प्रोपरिया इज बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग सिस्टम टू द म्यूकोजा। सो एपिथेलियम हो गया, लेमिना प्रोपरिया हो गया, और मस्कुलैरिस म्यूकोजा हो गया। अब चूंकि मस्कुलैरिस म्यूकोजा ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम मस्कुलैरिस एक्सटर्ना दिया गया है। मेन बात हम करेंगे सब म्यूकोजा की। सब म्यूकोजा की क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बंदा बता सकता है मुझे? इसमें नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। सब म्यूकोजा हैव गॉट नर्व प्लेक्सस, और वो नर्व प्लेक्सस उसका नाम क्या होता है? सब म्यूकोजा नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं उसको, या मीजनर नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मीजनर नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं, या उसको सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस कहते हैं। अब ये क्या करता है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग secretions. It plays a vital role in controlling secretions. ठीक है, तो जितनी भी secretions होती हैं, जितने भी fluid secrete होते हैं पूरे GI tract के अंदर, उसमें कौन सा nerve plexus रोल प्ले करता है? सब म्यूकोजा के अंदर पाया जाने वाला मीजनर प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। Okay, coming toward another thing, that is muscularis externa. Muscularis externa के अंदर क्या होते हैं? एक तो इसके अंदर मसल्स होते हैं जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक चीज पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? माइंटेरिक नर्व प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस। और माइंटेरिक प्लेक्सस का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बेक्स प्लेक्सस और बैक प्लेक्सस। और ये किस में हेल्प करता है? मोटिलिटी, पेरिस्टालिसिस या मोटिलिटी में। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का और बैक प्लेक्सस हम काट दें तो क्या उसमें मोटिलिटी हो पाएगी? नो, नहीं हो पाएगी। सब म्यूकोजल प्लेक्सस अगर किसी बंदे का हम निकाल दें तो क्या उसके अंदर सिक्रीशंस हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, सिरोजा या एडवेंटिशिया। एवरीबॉडी विद मी वंस। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना एंड सिरोजा और एडवेंटिशिया। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना, सिरोजा और एडवेंटिशिया। म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम, लेमिना प्रोपरिया एंड मस्कुलैरिस म्यूकोजा। सब म्यूकोजा contains some mucosal plexus or mesener plexus that helps in the secretion. Muscularis externa contains motility muscle and also orbital mesenteric plexus which help in the peristalsis. Serosa और adventitia का क्या फर्क है? Serosa helps in the serosa covers the intraperitoneal organs and adventitia covers the extraperitoneal organs. Let's say यहाँ पे कोई इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है या नहीं लिखा? So here you go. There is mucosa, epithelium, lamina propria and muscularis mucosa. सब म्यूकोजा में सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस होता है जिसको मीजनर प्लेक्सस कहते हैं, जो फ्लूइड सिक्रीट कराता है। मस्कुलैरिस एक्सटर्ना में माइंटेरिक नर्व प्लेक्सस होता है या ऑरबैक प्लेक्सस होता है जो मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। सिरोजा जब कोई ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल हो, और एडवेंटिशिया जब कोई ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल हो। Now, ulcers can extend into submucosa or to the muscularis layer as well. Erosion in mucosa only. तो ये FCPS में एक दफा MCQ में इस तरीके से जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था अपने एग्जाम के लिए, तो वहां पर ये था कि अल्सर और इरोजन में क्या फर्क है। अगर पेशेंट को सिर्फ म्यूकोजल डिफेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे। और अगर ये म्यूकोजा से नीचे की तरफ एक्सटेंड कर चुका है तो उसको हम क्या कहने लग जाते हैं? अल्सर्स कहने लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से हमारे हार्ट रेट को डिफाइन करने के लिए कौन सी चीज हमारा हार्ट रेट कंट्रोल करती है? एनीबॉडी? कहां से पेस मेकर क्या है हार्ट का? यानी कि इम्पल्सिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से निकलती है? ऐसे नोड से निकलती है। अच्छा, किसी भी एक्साइटेबल टिश्यू को, ये जीआई ट्रैक्ट जो है ये एक्साइटेबल टिश्यू है, नॉन एक्साइटेबल टिश्यू है?
एक्साइटेबल टिश्यू है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी डीपोलराइजेशन आनी चाहिए, यस और नो? यस यस सर। तो इसमें भी यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहीं ना कहीं तो जनरेट होती होगी। यस सर। यस Yes, और sir. वो पेस मेकर कहाँ जनरेट होता है? इन दी Cell of इंटरस्टिशियल Kajal. सेल्स ऑफ कजाल, इन दी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। Kajal. सो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ आती है? बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा दो इसके साथ, ये एमसीक्यू है। अपनी बुक को आप इसी तरीके से प्रिपेयर करके चलोगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करते करते इंशाल्लाह चीजें बहुत सारी हमारी ज्यादा होती जाएंगी। सबसे ज्यादा ये वेव्स ड्यूडेनम में होती है, फिर इलियम में होती है, फिर स्टोमक में होती है, इस तरीके से। अच्छा, ये हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है जीआई ट्रैक की, कि बेसिकली वो जो एपिथेलियम था जो म्यूकोजा को कवर कर रहा था, वो डिफरेंट जगहों पे कौन कौन सा है, ये हर एक ऑर्गन के साथ भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ। और यहाँ पर गट्ठे लिखे हुए हैं तो मैं गट्ठा भी बता देता हूँ एक दफा। इसोफेगस में नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है जी। अब अपर 1/3 में स्ट्रिएटेड मसल होता है, मिडिल और लोअर 2/3 में क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है जी। ये याद रखना आपने, नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। अगर ये नॉन क्रेटेनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कोलमनार एपिथेलियम में चेंज हो जाए तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? Metaplasia. It is metaplasia. Barrett esophagus. What is that esophagus known as? Barrett esophagus. Barrett esophagus. ठीक है। स्टोमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और पैराइटल सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करवाते हैं एसिड, और चीफ सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कराते हैं? पेप्सिनोजेन, ठीक है। और पैराइटल सेल क्या सिक्रीट कराते हैं? एसिड। एसिड और क्या सिक्रीट कराते हैं साथ में? HCl एंड Intrinsic factor. इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सीलेंट। और अगर पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो एक तो हमें एक्लोरेडिया देखने को मिलेगा, साथ में हमें कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी? Pernicious Pernicious anemia. anemia. Pernicious anemia. And what is the test used to diagnose pernicious anemia? Antibodies against Schilling test. Schilling test. Chilling test plus antibodies against parietal cells. ड्यूडेनम के अंदर विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन ड्यूडेनम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रनर ग्लैंड। ब्रनर ग्लैंड जो है ये बेसिकली बाइकार्बोनेट सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है। प्लस इट हैज गॉट क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन। क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। ये बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। होते हैं। ये स्टेम सेल्स होते हैं, और हमने उस दिन भी बात की थी कि सेल्स की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक होते हैं स्टेबल सेल्स, एक होते हैं परमानेंट सेल्स। स्टेबल सेल, और एक होते हैं लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स वो होते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअसली रीजनरेट कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि जीआई ट्रैक की जो सेल्स हैं वो लेबाइल में आते हैं, स्टेबल में आते हैं, परमानेंट में आते हैं? लेबाइल में आते हैं। तो इसका मतलब है कि वी नीड टू हैव अ बंच ऑफ वी नीड टू हैव बंच ऑफ सेल्स ना, ज्यादा से ज्यादा हमें सेल्स चाहिए होते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा सेल कौन प्रोड्यूस करता है? फिर दीज क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन के अंदर आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं। दो चीजें बहुत यूनिक हमने आज पढ़ी हैं, एक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल और दूसरा हमने क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन। और ब्रनर्स ग्लैंड्स जो हैं वो बाइकार्बोनेट सिक्रीट करवाते हैं। ये सारे यही आपके एमसीक्यूज हैं। फिर जब पेपर सामने आते हैं फिर कहते हैं सर वो हो पता नहीं कहाँ से डीप इन डेप्थ पूछा था उन्होंने। कोई डीप इन डेप्थ नहीं होता बेटा, सीधा सीधा यहाँ से उन्होंने पूछा होता है। प्लस इट हैज आल्सो गॉट पेनथ सेल्स, और वो पेनथ सेल्स क्या करते हैं? वो पेनथ सेल्स बेसिकली इसका डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लीका सर्कुलरिस, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीका सर्कुलरिस बाय द वे? सर ये फोल्ड्स होती है डिस्टल। These are the small folds which go on and which extend over there, ठीक है जी। ये तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पोर्शन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा कोलोन में कोई भी विलस नहीं होता, कोई भी विलाय नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जिजनम, विलाय, क्रिप्स ऑफ लाइबरकोन एंड प्लीका सर्कुलरिस, ठीक है, ये इसमें है। और प्लीका सर्कुलरिस जो इसका नाम निकला है ना, वो ऐसे निकला है कि जैसे आप अगर किसी वो परिंदे का वो उठाओ ना, जैसे वो उसका फीदर उठाओ, उसका पंख उठाओ, तो इसमें से छोटे 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 ऐसी ऐसी चीजें आपको हिस्टोलॉजी पे ऐसी अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको प्लीका सर्कुलरिस कहा जाता है।
अच्छा, इलियम की तरफ आए, इसमें विलाय होते हैं। अब इलियम में अपना अलग से क्या है, इलियम हैज गॉट पेयर पैचेस। क्या काम करते हैं पेयर पैचेस? पेयर पैचेस में बेसिकली लिम्फाइट एग्रीगेट होते हैं इन दी सबम्यूकोसा। अब ये पेयर पैचेस क्या करते हैं? पेयर पैचेस जो नेचुरल डिफेंस है, ये मैक्रोफेजेस का घर है। पेयर पैचेस ये होल्ड करते हैं मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मेजर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे में पेयर पैचेस बढ़ जाएं या इंटेस्टाइनल जो लिम्फ नोड्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाए, तो कौन सी डिजीज देखने को मिल सकती है आपको? टाइफाइड। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर पेयर पैचेस एक्सटेंड हो जाएं, पेयर पैचेस इंक्रीज हो जाएं, या लम्फाइड हाइपर इंटरसेप्शन क्या हो सकता है? इंटरसेप्शन, टेलीस्कोपिंग ऑफ proximal portion of GI tract into distal portion। प्लस क्रिप्स ऑफ लिबर कौन है इसके अंदर, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लोबुलर सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी आप हाईलाइट कर दो। हो सकता है दे माइट आस्क यू कि मोस्ट अबंडेंट गोबलेट सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। कोलॉन की तरफ अगर हम आए तो इसमें क्रिप्स ऑफ लिबर कौन है, अबंडेंट गोबलेट सेल्स है बट नो विलाय। ये इसकी कुछ थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी थी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होपफुली आप लोगों को ये सारे लेक्चर समझ आया होगा। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। टुमारो विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई।